हेलो फ्रेंड्स, वापस आपसे का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल में। आज की इस वाले वीडियो में हम लोग बिहार बोर्ड मैट्रिक इंटर परीक्षा 2026 के लिए संपूर्ण हिंदी व्याकरण देखने वाले हैं। और संपूर्ण का मतलब कि पूरा का पूरा हम लोग हिंदी व्याकरण देखने वाले हैं। और ये हमारा पार्ट 1 होने वाला है, क्योंकि इस हिंदी व्याकरण कोई छोटा टॉपिक नहीं है, तो हम 2 से 3 पार्ट में आपका पूरा हिंदी व्याकरण कंप्लीट कर देंगे। इस वीडियो में हम लोग इसके बेसिक कॉन्सेप्ट को जानेंगे, जैसे भाषा, लिपि, वर्ण, शब्द, उच्चारण स्थान, संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया विशेषण, क्रिया विशेषण, काल, और मन करे तो हम और भी टॉपिक देखने वाले हैं। और इसके बाद नेक्स्ट वीडियोस में हम लोग संधि, समास, फिर उसके बाद पर्यायवाची शब्द, विस्मय बोधक, ये सब सारा चीज़ हम लोग 2 से 3 पार्ट में जान लेंगे। और हम ये दावा करते हैं कि आप मात्र 2 से 3 वीडियो देख करके संपूर्ण हिंदी व्याकरण सीख जाइएगा। ठीक, तो देखिए, हिंदी व्याकरण कोई टफ टॉपिक नहीं है, आपको केवल समझने वाला है टॉपिक है। एक बार समझ जाइएगा तो इसके बाद आपको एग्ज़ाम तक पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, केवल आप रिवीजन बीच बीच में करते रहिएगा। तो इस वीडियो में हम लोग इतने टॉपिक को कवर करने वाले हैं, तो ये आपके बोर्ड की दृष्टि से ये वाला वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो, कि चाहे आप मैट्रिक में पढ़ते हो चाहे आप इंटर में पढ़ते हो, क्योंकि मैट्रिक में भी संधि व्याकरण, हिंदी व्याकरण आप लोग को पढ़ना है, और इंटर में भी आप लोग को हिंदी व्याकरण पढ़ना है। ठीक है, तो ये हमारा पार्ट 1 है। फटाफट से इस पार्ट को शुरू करते हैं। और आपसे अनुरोध है कि कृपया इस वीडियो को अपने दोस्तों के पास ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि इसके आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। बाकी लाइक करिए, हम नहीं कहेंगे, अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो लाइक भी कर सकते हैं, वैसे कोई ज़रूरी नहीं है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। और हमारा पहला टॉपिक है भाषा। तो देखिए, भाषा नॉर्मली भाषा क्या है, हम कुछ भी बोल रहे हैं। अभी हम वीडियो बना रहे हैं तो हम बोल कर बना रहे हैं, और आप वीडियो देख कर पढ़ते होंगे तो आप लिख कर पढ़ते होंगे। तो ये जो हमारा माध्यम है, मेरा बोलने का माध्यम, आपका लिखने का माध्यम है, यही भाषा है। मतलब ये भाषा क्या है, तो भाषा एक माध्यम है जिसके द्वारा मनुष्य अपने विचारों को लिख कर या बोलकर व्यक्त करता है, उसे भाषा कहते हैं। जैसे हम अभी बोलकर अपने विचारों को आपके सामने व्यक्त कर रहे हैं, और आप लोग लिख कर उसी चीज़ को, अपने विचारों को व्यक्त कर रहे हैं। ठीक, तो भाषा क्या है, जिसके द्वारा मनुष्य अपने विचारों को लिखकर या बोलकर अपने दूसरों के समक्ष व्यक्त करता है। या दूसरे शब्द में हम लोग कह सकते हैं कि शब्दों द्वारा मन के विचारों का आदान प्रदान का साधन भाषा कहते हैं। क्योंकि देखिए, हम लोग बोल रहे हैं तो उसमें शब्द आ रहा है, बोल रहे हैं, इस सब में शब्द ही के द्वारा हम अपने विचारों को आपको पास प्रकट कर रहे हैं। और आप लोग लिखते भी होंगे, इन चीज़ को नोट करते होंगे, तो उसको में भी आप लोग का शब्दों के माध्यम से ही आप अपना विचार प्रकट करिएगा। तो शब्द, इसमें शब्द का बहुत बड़ा रोल होता है। ठीक, अब भाषा तो आप लोग समझ गए किसे क्या कहते हैं। भाषा भाषा कहते हैं जिसके माध्यम से हम अपने विचारों को आपके समक्ष प्रकट कर रहे हैं, उसको हम लोग कहेंगे भाषा। ठीक, अब भाषा का मेनली 3 रूप होता है, आप लोग बचपन से पढ़ते आ रहे होंगे। लिखित भाषा, मौखिक भाषा और सांकेतिक भाषा। लिखित भाषा क्या है भाई, पहले हमारा टॉपिक है मौखिक भाषा। तो अपने मन के विचारों को बोलकर दूसरे के समक्ष प्रकट करना मौखिक भाषा कहलाता है। जैसे हम बोलकर आपके सामने हम अपने विचारों को प्रकट कर रहे हैं, तो यह हो जाएगा मौखिक भाषा। दूसरा लिखित भाषा, तो अपने मन के विचारों को लिख कर दूसरे के समक्ष प्रकट करना लिखित भाषा हो जाएगा। जैसे आप लोग अभी नोट करते होंगे तो आप लिख रहे हैं, तो अगला अब बाद में आप कभी भी पढ़िएगा तो आप लिख कर ही अपने विचारों को वहाँ प्रकट किए हैं। और तीसरा है सांकेतिक भाषा। और सांकेतिक भाषा का सबसे प्रमुख और मेन उदाहरण है ट्रैफिक लाइट। ट्रैफिक लाइट में 3 लाइट आपने देखा होगा। यदि रेड लाइट बढ़ता है तो आप लोग को रुक जाना है, येलो लाइट बढ़ता है तो थोड़ा धीमे चलना है, और ग्रीन लाइट बढ़ता है तो आपको पूरा फुल स्पीड में जाना है। ठीक, तो इसमें क्या हो रहा है, आपको रेड लाइट संकेत कर रहा है कि तेज़ जाइए, रुक जाइए। येलो लाइट संकेत कर रहा है कि धीरे चलिए, और ग्रीन लाइट संकेत कर रहा है कि आराम से जाइए। इसका मतलब है कि इसी एक संकेतों के माध्यम से हम लोग को विचार प्रकट कर रहा है, यानी संकेतों के माध्यम से हम लोग को बताया जा रहा है। इसका और एग्जांपल हम लोग लेते हैं रेलवे लाइन में, जो हरी झंडी और लाल झंडी दिखाया जाता है ट्रेन को। हरी झंडी दिखाया जाता है ट्रेन को जाने के लिए, और लाल झंडी रोकने के लिए। तो इसमें भी सांकेतिक भाषा का ही प्रयोग होता है। बाकी हम दैनिक जीवन में भी आपको देखे होंगे, अपने घर में भी इशारा में बात किया जाता है, उसको कहते हैं हम लोग सांकेतिक भाषा। ठीक, वैसे भाषा से जुड़े तो आपका कुछ खास एग्ज़ाम में पूछा नहीं जाएगा, हम वैसे टॉपिक आपको अंडरलाइन करते जाएंगे जो आपके बोर्ड एग्ज़ाम में पूछा जाएगा। ठीक है, तो भाषा ऐसा करते हैं कि भाषा में आपको
किसी भी प्रकार का टेंशन नहीं आएगा। अब हमारा है व्याकरण, क्योंकि अभी हम लोग व्याकरण पढ़ रहे हैं। तो व्याकरण क्या है भाई? तो व्याकरण एक शास्त्र है, मतलब एक शास्त्र बोले तो एक सब्जेक्ट तो नहीं कर सकते इसको, हम लोग शास्त्र ही रखिए। एक शास्त्र है जो हमें शुद्ध बोलना लिखना और पढ़ना सिखाता है। क्योंकि देखिए वैयाकरण के माध्यम से ही हम लोग शुद्ध बोल पाते हैं, शुद्ध लिख पाते हैं और शुद्ध पढ़ पाते हैं। क्योंकि व्याकरण पढ़िएगा आप तभी वर्ण के बारे में जानिएगा, तब जाके हम लोग अ आ ह्रस्व ई दीर्घ ई इस सब का उच्चारण जानेंगे, यानी बोल पाएंगे इसी के माध्यम से, पढ़ भी पाएंगे व्याकरण के माध्यम से ही। और लिखना तो मेनली लिखना तो व्याकरण का काम है ये है, क्योंकि इसमें लिखना में जो मात्रा लगा है, ई का मात्रा लगेगा कि दीर्घ ई का मात्रा लगेगा, यहाँ पे ख क्यों लग गया, यह सब कौन सिखाया हम लोग को? तो यह हमको व्याकरण ही सिखाया है। तो व्याकरण वह शास्त्र है जो मनुष्य को शुद्ध लिखना पढ़ना और बोलना सिखलाता है। यह परिभाषा है व्याकरण का, यह भी आपके बोर्ड एग्जाम में नहीं पूछेगा, फिर भी आपको बता दीजिएगा क्योंकि आपका यह टॉपिक है। अब नेक्स्ट है हमारा लिपि। इससे तो समझ में आ गया व्याकरण से कि यह हमें शुद्ध बोलना लिखना और पढ़ना सिखाएगा। तो लिपि का क्या रोल है भाई फिर? तो देखिए लिपि हम लोग को ढंग सिखाता है। भाषा को लिखने का ढंग कौन सिखाता है? तो लिपि ही सिखाता है। लिखने के ढंग को लिपि ही कहते हैं। मतलब कि सभी भाषा, अभी भाषा हम लोग हिंदी में बात कर रहे हैं, और इंग्लिश में जाइएगा तो कुछ और इंग्लिश में बोलने का ढंग होगा, उर्दू में जाइएगा तो उर्दू में कुछ और बोलने का ढंग होगा, हिंदी में कुछ और बोलने का ढंग है, फारसी में कुछ और बोलने का ढंग है। तो अलग अलग भाषाओं में बोलने का जो ढंग है और लिखने का जो ढंग है वो अलग अलग हो जाता है। तो उसी को ये जो ढंग सिखाया जाता है अलग अलग भाषा को, उसको हम लोग लिपि कहते हैं। जैसे हिंदी और मेनली पूछा जाता है बोर्ड एग्जाम में, इतना चीज़ आप लोग के बोर्ड एग्जाम में पूछा जाएगा कि हिंदी और संस्कृत का कौन है लिपि? तो यह है देवनागरी, अंग्रेजी का रोमन, उर्दू का फारसी, ये 3 मेनली पूछा जाता है। और एक और आप लोग याद रख सकते हैं पंजाबी का लिपि कौन सा है? तो पंजाबी का लिपि है गुरुमुखी, यह भी आपके एग्जाम में पूछ लिया जाता है। ठीक, तो देखिए लिपि का क्या मतलब है? लिपि भाषा को लिखने का ढंग को हम लोग लिपि कहते हैं। कहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगेगा, कहाँ पे एक्सक्लेमेशन मार्क लगेगा, कहाँ पे कॉमा लगेगा, ये सब कौन सिखाता है? ये सब लिपि ही हम लोग को सिखाता है। ठीक है, तो आशा करते हैं लिपि भी आपको समझ में आ गया होगा। हिंदी का अब इसमें याद करने का काफ़ी सिंपल ट्रिक है कि हिंदी या संस्कृत, मेनली आप मान के चलिए कि संस्कृत कौन बोलता है? तो मेनली पंडित लोग बोलते हैं, जो देवों को पूछते हैं, तो यह हो जाएगा देवनागरी। ठीक, और अंग्रेजी का आप लोग याद रख सकते हैं कि अंग्रेजी रोमन लोग ज़्यादा बोलते हैं, यानी रोम में रहने वाले लोग ज़्यादा बोलते हैं, तो यह हो जाएगा रोमन। और उर्दू का फारसी तो लगभग लोगों को याद ही रहता है। और पंजाबी में ज़्यादातर लोग जो पंजाबी में भगवान के रूप में गुरु को पूजा जाता है, जैसे प्रथम गुरु नानक, अंतिम गुरु गोविंद सिंह। तो पंजाबी में मेनली गुरुओं को पूछा जाता है, तो इसलिए इसका लिपि हो जाएगा गुरुमुखी। ठीक, तो इस प्रकार से आप लिपि को याद भी रख सकते हैं। अब नेक्स्ट हमारा व्याकरण का, जो अभी व्याकरण के बारे में हम लोग पढ़े थे, इसको 4 भागों में बांटा गया है। इसका प्रकार नहीं है, लेकिन इन्हीं को 4 भागों में बांटा गया है, जिसको हम लोग व्याकरण के खंड कहते हैं। जिसमें पहला है वर्ण विचार, दूसरा शब्द विचार, तीसरा है वाक्य विचार, चौथा है चिन्ह विचार, और ये 5वां छंद विचार। छंद विचार कोई खास मेन नहीं है, फिर भी इसको एक टॉपिक के रूप में रखा जाता है। मेनली आप लोग का वर्ण विचार है, शब्द विचार है, वाक्य विचार है, चिन्ह विचार है, और छंद विचार भी आप लोग दिमाग में रखिएगा। ठीक है, तो बारी बारी से इन सभी के बारे में हम जानने वाले हैं। इसमें हम ऊपर बता दें आपको, तो देखिए वर्ण विचार में हम लोग वर्णों के बारे में जानेंगे। वर्ण मतलब कि स्वर वर्ण, व्यंजन वर्ण, क का ह्रस्व ई दीर्घ ई आ, इस सब के बारे में हम लोग वर्ण में जानेंगे। शब्द में हम लोग शब्दों के प्रकार के बारे में जानेंगे, सार्थक शब्द, निरर्थक शब्द, उसके बाद देशक शब्द, तत्सम शब्द, तद्भव शब्द, ये सब शब्द में जानेंगे हम लोग। फिर वाक्य विचार में वाक्य बनाने को जानेंगे हम लोग। चिन्ह विचार में हम चिन्हों को जानेंगे कि किन चिन्हों को क्या कहते हैं, जैसे कि यह किस चीज़ का चिन्ह है, तो यह कॉमा का चिन्ह है जो नीचे लगता है। यह किस चीज़ का चिन्ह है, तो यह विस्मय बोधक का चिन्ह है। यह किस चीज़ का चिन्ह है, तो यह प्रश्नवाचक चिन्ह है। ऐसा चिन्ह के बारे में जानेंगे। और छंद विचार में हम लोग छंदों के बारे में जानेंगे। तो चलिए हम लोग पहले वर्ण विचार के बारे में जानते हैं, जिसमें हम लोग को वर्ण के बारे में पढ़ना है और एवं वर्णमाला के बारे में
पढ़ना है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। तो देखिए वर्ण क्या है। वर्ण आप पढ़े भी होंगे बचपन में कि भाषा का सबसे मूल ध्वनि को हम लोग ध्वनि के प्रतीक को वर्ण कहा जाता है। मतलब भाषा की सबसे छोटी इकाई को वर्ण कहते हैं। जैसे हम लोग साइंस में पढ़े हैं कि कोई भी वस्तु का सबसे छोटा भाग क्या होता है, परमाणु। क्या होता है, परमाणु, जिसका कभी खंड नहीं किया जा सकता है। सेम टू सेम कंडीशन वर्ण के साथ भी होता है। वर्ण में भी वर्ण भाषा का सबसे छोटा इकाई है जिनके कभी खंड नहीं किए जा सकते हैं। ठीक है, तो जिस तरह से पदार्थों में हम लोग का परमाणु होता है सबसे छोटा इकाई, उस तरह से शब्दों में भाषाओं में वर्ण सबसे छोटी इकाई होता है। ठीक है, तो वर्ण का परिभाषा ये जान लिया। इसमें क्वेश्चन आपसे बोर्ड एग्जाम में पूछता है कभी कभी कि भाषा की सबसे छोटी इकाई किसे कहते हैं, तो वर्ण को कहते हैं। ठीक है, अब वर्ण एक तो नहीं है, वर्ण का भी कई सारे हैं। अ आ हर्ष ई दीर्घ ई हर्ष उ दीर्घ उ, या फिर क ख ग घ अंग। तो वर्ण बहुत सारे हैं। तो इन सभी वर्णों को एक साथ करके एक जगह पे रख दिया गया और जिसको हम लोग कहते हैं वर्णमाला। क्या कहते हैं, वर्णमाला। तो अभी हम लोगों नेक्स्ट टॉपिक है वर्णमाला। तो वर्णों के क्रमबद्ध समुदाय को वर्णमाला कहते हैं। यानी कि वर्णों को क्रमबद्ध रूप से सजा दिया गया है तो उसको हम लोग कहते हैं वर्णमाला। क्रमबद्ध मतलब लाइटर से कि अ के बाद आ आएगा, आ के बाद हर्ष ई आएगा, हर्ष ई के बाद हर्ष उ आएगा, इस प्रकार से। ठीक है, आधुनिक हिंदी व्याकरण में हम बात करें तो वर्णों की कुल संख्या 52 है, जिसमें से यहाँ पे आप लोग को सारे संख्या देखने को मिल जाएगा। जिसमें पहला हमारा अभी हम प्रकार नहीं बता रहे, अभी हम बता रहे हैं आपको कि 52 कौन कौन से वर्ण हैं। तो पहले तो हमारा स्वर वर्ण के अंतर्गत आ जाएगा अ आ हर्ष ई दीर्घ ई हर्ष उ दीर्घ उ री ए ऐ ओ औ। औ तक मात्र रहता है। ठीक है, ये आपको ध्यान देना है। तो 11 ठे आपका स्वर वर्ण आ जाएगा। फिर स्पर्श वर्ण आ जाएगा जिसमें क वर्ग क ख ग घ अंग, च वर्ग छ छ ज झ इ, ट वर्ग ट ठ ड ढ न, त वर्ग त थ द ध न और प वर्ग प फ ब भ म। यानी कुल मिला जुला के 25 ठे आपका स्पर्श वर्ण आता है। फिर उसके बाद अंतस्थ व्यंजन में आप लोग का य र ल व आता है 4 ठे, और ऊष्म व्यंजन में हमारा स तलाबी स मूर्धन्य स दांती स और ह आता है। ठीक, उसके बाद हमारा संयुक्त व्यंजन होता है। संयुक्त व्यंजन का मतलब जो किन्हीं व्यंजनों के मेल से बनता है, जैसे छ क और स के मेल से बनता है, त्र त और र के मेल से बनता है, स्र स और र के मेल से बनता है, और य ज और इ के मेल से बनता है। इन सभी के बारे में हम आगे डिटेल पूर्वक जानेंगे। अभी हम केवल आपको वर्णों की संख्या गिना देते हैं कि कौन कौन से वर्ण होते हैं 52 थे। तो यहाँ पे 11, 25, 4, 4, यह भी हो गया, 1, 2, 3, 4 यहाँ पे हो जाएंगे। उसके बाद फिर हमारा द्विगु वर्ण होता है जिनका विशेष महत्व है। इनका 2 ठे गुण होता है, एक थे ण एक थे ड। ठीक, और उसके बाद हमारा होता है अयोग्यवा। अयोग्यवा जो यहाँ पे आप देखिएगा कि अ आ में हम लोग लास्ट में अन अह नहीं जोड़े हैं, क्योंकि अन आह को हम लोग अयोग्यवाह कहते हैं। तो 4 ठे यहाँ हो जाएगा। तो आप टोटल काउंट करिएगा तो 11 और 25 हो जाएगा 36, 4 40, 4 44, 4 48, 48 4 52। 52 थे आपका वर्ण, ये सब हो गया। आप इसको नोट जरूर करिएगा, यहाँ से आपको बोर्ड में क्वेश्चन पूछ सकते हैं। अब हम लोग को प्रकार के बारे में बोलना है, क्योंकि स्वर हम लोग यहाँ पे स्वर वर्ण तो जान लिए और यहाँ पे व्यंजन वर्ण भी जान लिए। व्यंजन वर्ण के प्रकार के बारे में आगे हम लोग जानेंगे। तो पहले हम लोग स्वर वर्णों के प्रकार के बारे में जानना होगा। स्वर वर्ण के कितने प्रकार होते हैं, तो स्वर वर्ण के 2 प्रकार होते हैं। पहला है मूल स्वर और दूसरा संयुक्त स्वर। देखिए मूल स्वर क्या है कि मूल स्वर जो मेनली है, जो स्वर जिसके कोई खंड नहीं हो सकते हैं, जो किसी और के मदद से नहीं बना है, जो खुद से बना है, वह है अ आ हर्ष ई दीर्घ ई हर्ष उ दीर्घ उ ए और ओ। ये सब क्या है, ये सब हमारे मूल स्वर हैं। और 2 ऐसे स्वर भी हैं जो किन्हीं स्वरों के मेल से बना है, जैसे ऐ, अ और ए के मेल से बना है, औ, अ और ओ के मेल से बना है। तो ये हमारा संयुक्त स्वर हो जाएगा। संयुक्त मतलब होता ही है किसी के जोड़ से बना हुआ। तो संयुक्त स्वर ये हो जाएंगे और ये हो जाएंगे हमारे मूल स्वर। ठीक, तो स्वर के प्रकार कितने होते हैं, 2 ठे होते हैं। अब इस मूल स्वर के भी 2 प्रकार होते हैं। हमने मूल स्वर के बारे में जान लिया, और इसी मूल स्वर के 2 प्रकार होते हैं। कौन कौन से होते हैं, पहला है हर्ष स्वर और दूसरा है दीर्घ स्वर। हर्ष स्वर के बारे में हम लोग जान लें तो आपको मालूम होगा कि अ हर्ष ई हर्ष उ री, ये जो चारों हैं यह हमारे हैं हर्ष स्वर। और इनका क्या खूबी क्या है, इनका पहचान क्या है,
कि इनके उच्चारण में कम समय लगता है, ठीक है। इनके उच्चारण में कम समय लगता है, इसलिए इसको हम लोग हर्ष स्वर कहते हैं, ठीक है। उसके बाद हमारा है दीर्घ स्वर। दीर्घ स्वर आ, दीर्घ उ, दीर्घ ई, ए, ओ, औ, इनके उच्चारण में दुगना समय लगता है, इसको हम लोग कहते हैं दीर्घ स्वर, ठीक। तो हर्ष स्वर के कितने भेद होते हैं, हमने कितने भेद बताए स्वर के, तो स्वर के टोटल 2 भेद होते हैं। अब हम लोग को जानना है व्यंजन वर्ण के बारे में। तो चलिए हम लोग जानते हैं व्यंजन वर्णों के बारे में। तो व्यंजन वर्ण में हमारा स्वर, व्यंजन वर्ण जाने से पहले हम लोग स्वर वर्ण का परिभाषा लिख देते हैं। वैसे तो एग्जाम में पूछा नहीं जाएगा, लेकिन फिर भी आपके जानकारी के लिए बता दिया जा रहा है कि स्वर वर्ण उसे कहते हैं जिनका उच्चारण बिना किसी दूसरे वर्ण की सहायता से होता है, ठीक है। और व्यंजन वर्ण क्या है भाई, तो व्यंजन वर्ण जो वर्ण स्वर की सहायता से बोले जाते हैं उसको हम लोग कहते हैं व्यंजन वर्ण। ये तो बचपन से हम लोग पढ़ते आ रहे हैं। इसका एक और परिभाषा हो सकता है कि जिस वर्ण का उच्चारण स्वर के सहयोग से होता है उसे हम लोग कहते हैं व्यंजन वर्ण, और इसके अंतर्गत क ख ग घ अंग इत्यादि आते हैं, ठीक है। अब व्यंजन वर्ण का परिभाषा हमने जान लिया। व्यंजन वर्ण के प्रकार भी आप लोग को जानना है, इसमें नहीं दिया गया है। प्रकार के बारे में हम आपको बता देते हैं व्यंजन वर्ण का। देखिए यहाँ पे हमने पढ़ा था अभी स्पर्श व्यंजनों के बारे में, स्पर्श वर्णों के बारे में। यहाँ पे देखिए स्पर्श वर्ण, अंतस्थ व्यंजन और ऊष्म व्यंजन, ये तीनों क्या है, ये सब व्यंजन के प्रकार है। पहला है स्पर्श व्यंजन, दूसरा है अंतस्थ व्यंजन और तीसरा है ऊष्म व्यंजन। स्पर्श व्यंजन के अंतर्गत कौन कौन से आते हैं, तो क वर्ग इसके अंतर्गत आएगा। क वर्ग, क वर्ग का मतलब भाई कि क के अंतर्गत जितना भी 5 गो सदस्य होता है, क ख ग घ अंग, ये सब आ जाएगा। उसके अलावा फिर च वर्ग आ जाएगा, च छ ज झ इ यह 5 आ जाएगा इसमें। फिर उसके बाद क च ट वर्ग आ जाएगा, ट ठ ड ढ न, ट वर्ग के 5 सदस्य इसमें आ जाएंगे। फिर उसके बाद त वर्ग के 5 सदस्य आ जाएंगे, त वर्ग के 5 सदस्य आ जाएंगे, और प वर्ग के 5 सदस्य आ जाएंगे। यानी कि यर अलावा को छोड़ करके, यर अलावा तलावी से मुंदनी से दंती से ह को छोड़ करके ये जो 5 के 5 हैं, यानी टोटल 25 है, ये सब किसके अंतर्गत आ जाते हैं, तो स्पर्श व्यंजन के अंतर्गत आ जाते हैं। और यह आपके एग्जाम में कभी कभी पूछा भी जाता है कि स्पर्श व्यंजनों की कुल संख्या कितनी होती है, तो आपको बताना है कि स्पर्श व्यंजनों की कुल संख्या 25 होती है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कुल संख्या कितनी है, तो 25 है। क वर्ग में 5 थे, च वर्ग में 5 थे, ट वर्ग में 5 थे, ट वर्ग में 5 थे और प वर्ग में 5 थे, ठीक है। अब स्पर्श व्यंजन के बाद फिर हमारा अंतस्थ व्यंजन है। अंतस्थ व्यंजन की संख्या 4 है, जिसमें य र ल व इत्यादि, य र ल व चारों सम्मिलित होते हैं। उसके बाद हमारा ऊष्म व्यंजन है। ऊष्म व्यंजन में हमारा तलावी स, मूर्धनी स, दांती स और ह सम्मिलित होते हैं, ठीक। तो व्यंजनों की कुल प्रकार कितने हैं, तो व्यंजनों के 3 प्रकार है, स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन और ऊष्म व्यंजन। स्पर्श व्यंजन के अंतर्गत कौन कौन आते हैं, तो क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग। इनकी कुल संख्या कितनी है, तो 5 है। उसके बाद फिर अंतस्थ व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन के अंतर्गत य र ल व आते हैं, इनकी कुल संख्या 4 है। और ऊष्म व्यंजन के अंतर्गत तलावी स, मुंदनी स, दांती स, ह आते हैं, इनकी कुल संख्या 4 है। तो स्वर वर्ण का भी हमने बता दिया आपको परिभाषा, और व्यंजन वर्ण का भी आपको परिभाषा बता दिया। उसके स्वर वर्ण का प्रकार भी बता दिया हमने, और व्यंजन वर्ण का प्रकार भी बता दिया। अब अभी हमने आपको संयुक्ताक्षर के बारे में बताया था कि जो 2 व्यंजनों के मेल से बने होते हैं वैसे सब। तो इनके बारे में आपके एग्जाम में पूछा जाता है कि क और स के मेल से कौन बना है, तो छ बताना है आप लोग को। त और र के मेल से क्या बना है, तो त्र बना है। ज और इया के मेल से क्या बना है, ज्ञ बना है। और स जोड़े र से बना है स्र। इनका आपको याद करने का इस तरह से आप याद रख सकते हैं कि क और स जब आप छ बोलिएगा तो छ में कहीं ना कहीं क भी आता है। देखिए छ को हम लोग इंग्लिश में क्या लिखते हैं, KSH, ठीक, KSH। इसमें के का मतलब क्या होता है, के का मतलब होता है क, और SH का मतलब होता है तलाबी स, ठीक। तलाबी स और क के मेल से बना है छ। उसी तरह से हम लोग बात करते हैं त्र। तो त्र को किस तरह से लिखा जाता है, तो त्र लिखा जाता है TRA, जिसमें टी का अर्थ क्या होता है, टी का अर्थ होता है त, और RA का मतलब होता है र। उसी प्रकार से ज्ञ, ज्ञ को कैसे लिखते हैं हम, GYAN करके लिखते हैं, जिसमें जी का अर्थ होता है ज, और YAN का अर्थ होता है इ।
उस पर से स्र कैसे लिखते हैं, SHR। SHR में SH का अर्थ होता है तालाबी श और R का मतलब होता है र। तो इनके जब इंग्लिश वर्ण आप देखिएगा, इंग्लिश का अर्थ, तो उससे आपको पता चल जाएगा कि किन किन वर्णों के मेल से ये सब बने हुए हैं। ठीक है, तो ये आपका संयुक्ताक्षर का बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है कभी कभी, तो इस पे आप लोग को विशेष ध्यान देना है। अब उसके बाद हमारा उच्चारण स्थान, काफ़ी इंपॉर्टेंट, काफ़ी अच्छा टॉपिक है उच्चारण स्थान। उच्चारण स्थान में आप लोग को मुंह से जहाँ जहाँ हमारा कोई भी वर्ण है वह मुंह के किसी न किसी भाग से निकलते हैं, उसी को हम लोग कहते हैं उच्चारण स्थान। जैसे कंठ से निकलने वाले वर्ण को कंठस्थ वर्ण कहते हैं, तालु से निकलने वाले वर्ण को, यानी हमारा जो जीभ का ऊपरी परत है, उस तालु से निकलने वाले वर्ण को हम लोग तालव्य वर्ण कहते हैं। मूर्धा से हमारे यानी मुंह से निकलने वाले, मुंह से टकरा कर निकलने वाले वर्ण को मूर्धन्य वर्ण कहते हैं। हमारे दांत से टकरा कर निकलने वाले वर्ण को दंत्य वर्ण कहते हैं। ओष्ठ द्वारा उत्पन्न वर्ण को ओष्ठ्य वर्ण कहते हैं और नाक से बोले जाने वाले वर्ण को नसिकेय वर्ण कहते हैं। ठीक, अब इसके अंतर्गत कौन कौन वर्ण आते हैं, देखिए कंठ से बोला जाता है पूरा क वर्ग, अ आ अह। ठीक, यह क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा भी जाता है कि क दे देगा कि क का उच्चारण स्थान बताएं, तो आपको बताना है कंठ। उसके बाद हमारा कंठ से क्या क्या बोला जाता है, तो क बोला जाता है, अ बोला जाता है, आ बोला जाता है और ह बोला जाता है। ठीक, उसके बाद हम बात करते हैं तालव्य यानी तालु से क्या क्या बोला जाता है, तो च वर्ग के अंतर्गत पांचों आ जाएंगे, च छ ज इ। उसके बाद हर्स्व इ और दीर्घ इ और य और तालवी श आ जाता है। उसके बाद मूर्धा से क्या बोला जाता है, तो ट बोला जाएगा, ट का वर्ग का पूरा, फिर र बोला जाएगा, री बोला जाएगा और पूरा मूर्धन्य श बोला जाएगा। उसके बाद दंत से बात करें तो त वर्ग का पूरा, ल और दांती श बोला जाएगा। और ओष्ठ की बात करें तो प वर्ग, उ और हर्षो उ बोला जाएगा, हर्षो उ और दीर्घ। और नासिका से न, म, ण, च, इ, इस सब का आपको आराम से पता चल जाएगा। अब इसका एक ट्रिक होता है, ट्रिक क्या होता है, KTM2, KTM2 ये एक ट्रिक है। इसमें इससे कैसे याद रखना है, देखिए के का अर्थ क्या होता है, कंठ। खाली आपको इस लाइन में आपको याद रखना है KTM2। ठीक, तो क वर्ग के अंतर्गत जितने भी आएंगे वह के से यानी कंठ से बोला जाएंगे। फिर च वर्ग के अंदर पहला नंबर पे क वर्ग आता है, तो क वर्ग के अंतर्गत आने वाला कंठ से बोला जाएगा। फिर च वर्ग दूसरा नंबर पे आता है, तो च वर्ग के अंतर्गत आने वाला सब त यानी तालु से बोला जाएगा। फिर ट वर्ग के अंतर्गत आने वाले जितना भी शब्द है वह एम यानी मूर्धा से बोला जाएगा। फिर त वर्ग के अंतर्गत जितने भी वर्ण हैं वह दी यानी दंत से बोला जाएगा। और प वर्ग के अंतर्गत जितने भी वर्ण हैं वह ओ यानी ओष्ठ से बोला जाएगा। यानी आपको ये याद रखने का ट्रिक है, इस लाइन में आपको याद रखना है, जिसमें के का अर्थ क्या है, के का अर्थ है कंठ, टी का अर्थ है तालु, एम का अर्थ है मूर्धा, डी का अर्थ है दंत और ओ का अष्ट है, ओ का अर्थ है ओष्ठ। ठीक, तो के का मतलब है क वर्ग किससे आएगा, तो कंठ से आएगा। फिर दूसरे नंबर पे च वर्ग आता है, तो च वर्ग तालु से। तीसरे नंबर पे ट वर्ग आता है तो मूर्धा से। चौथा नंबर पे त वर्ग आता है तो दंत से। और पांचवा नंबर पे आपका प वर्ग आता है तो ये पूरा ओष्ठ से बोला जाएगा। तो ये एक ट्रिक था जिससे आप लोग उच्चारण स्थान को याद रख सकते हैं। अब चलिए हम लोग नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा है शब्द विचार। क्या है, शब्द विचार। अभी तक हम लोग क्या पढ़ रहे थे, तो अभी तक हम लोग पढ़ लेते हैं वर्ण विचार के बारे में। अभी आपको यहाँ पे दिखाए थे हम लोग वर्ण विचार के बारे में। अब हम लोग चलते हैं शब्द विचार के पढ़ने। शब्द विचार व्याकरण के जिस भाग में शब्दों का भेद अथवा अवस्था और उत्पत्ति का वर्णन किया जाता है उसको हम लोग शब्द विचार कहते हैं। मतलब कि शब्द विचार वैसा सेक्टर है जिस सेक्टर में हम लोग व्याकरण के शब्दों का भेद के बारे में पढ़ेंगे, इसका अवस्था किस प्रकार से होता है और इसका बनावट किस प्रकार से है, इस सभी चीज़ को हम लोग शब्द विचार में पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले तो हम लोग को शब्द का प्रकार मालूम होना चाहिए कि शब्द का परिभाषा मालूम होना चाहिए। तो शब्द के परिभाषा के बारे में हम लोग बात करते हैं। तो शब्द किसे कहेंगे, तो दो या दो से अधिक वर्णों के सार्थक मेल को हम लोग शब्द कहेंगे। देखिए यहाँ पे सार्थक शब्द सबसे मेन वर्ड है, इसको आप लोग हाईलाइट कर लीजिएगा, क्योंकि जब तक शब्द का सार्थक का मतलब होता है जिसका कोई अर्थ हो, स अर्थ यानी सार्थक, जिसका कोई अर्थ निकले। अगर कोई शब्द का अर्थ ही नहीं निकलेगा तो
उसको हम लोग क्या कहेंगे, उसको शब्द के कैटेगरी में नहीं रखा गया है। जैसे हम लोग एग्जाम्पल यहाँ पे दिया गया है कमल। कमल को यदि हम लोग लिखें लकम, तो इसका कोई अर्थ नहीं निकला, तो यह हमारे शब्द के कैटेगरी में नहीं आता है। उसी तरह से घर को हम लोग लिखें रग, रग का भी कोई अर्थ नहीं है, तो यह शब्द की कैटेगरी में नहीं आएगा। उसी तरह से हमारा सीता, सीता को हम लोग क्या लिखें, हम लोग लिख सकते हैं तासी, तासी लिखेंगे तो इसका भी कोई अर्थ नहीं निकले। तो मतलब जिसका कोई अर्थ निकले उसको हम लोग शब्द कहेंगे। केवल वर्णों के जोड़ से नहीं बनेगा शब्द। यहाँ पे दो चीज़ को ध्यान रखना है। पहली बात, वो दो या दो से अधिक वर्णों का मेल होना चाहिए और सार्थक मेल होना चाहिए। ऐसा वैसा कोई मेल नहीं होना चाहिए, सार्थक मेल होना चाहिए जिसका अर्थ निकले। ठीक है, तो शब्द का परिभाषा आप जान गए। बोर्ड एग्जाम में पूछा नहीं जाएगा आपसे, लेकिन जानना आपको ज़रूरी है। उसके बाद शब्द को 4 प्रकार से बांटा गया है। 4 प्रकार से बांटा गया है, किस किस प्रकार से, तो यहाँ पे आप लोग एक चार्ट बना लेते हैं हम लोग, चाहे जिससे आप लोग को एकदम ढंग से समझ में आ जाए कि शब्द को किन किन प्रकार से बांटा गया है। तो सबसे पहले वो लिखते हैं शब्द, ठीक है, और इसको बॉक्स में डाल देते हैं। ठीक है, अब शब्द को कितने प्रकार से बांटा गया है, तो 4 प्रकार से बांटा गया है। 4 इसके प्रकार नहीं है, 4 प्रकार से बांटा गया है, यानी चारों प्रकार के भी अलग अलग प्रकार होंगे। ठीक, तो इनके प्रकारों की बात करें तो पहला हमारा है उत्पत्ति के आधार पर, उत्पत्ति के आधार पर। दूसरा हमारा क्या है, रचना या बनावट के आधार पर, रचना या बनावट के आधार पर। फिर उसके बाद हमारा है व्युत्पत्ति के आधार पर, व्युत्पत्ति के आधार पर। और फिर हमारा क्या है, रूपांतरण के आधार पर, रूपांतरण के आधार पर। इन 4 आधार पर शब्दों को बांटा गया है, 4 आधार पर। ये आप लोग को प्रकार नहीं है, इनके आधार पर बांटा गया है शब्दों को। ठीक है, तो ये आप लोग को याद रखना पड़ेगा। इसी के अब अलग अलग हम लोग जानते हैं कि उत्पत्ति के आधार पर कितने भागों में बांटा गया है, उसके बाद रचना या बनावट के आधार पर कितने भागों में बांटा गया है, व्युत्पत्ति के आधार पर कितने भागों में बांटा गया है, और रूपांतरण के आधार पर कितने भागों में बांटा गया है। चलिए हम जानते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले दिया गया है व्युत्पत्ति के आधार पर इसका भाग, व्युत्पत्ति के आधार पर शब्दों के भेद। तो चलिए इन चारों के बारे में हम लोग जान लेते हैं कि शब्द के 4 प्रकार से बांटा गया है, तो किन किन आधार पर कैसे कैसे बांटा गया है। सबसे पहले तो उत्पत्ति के आधार पर बांटा गया है, तो इसके नाम से पता चल रहा है कि शब्द का कहाँ से उत्पत्ति हुआ है उसके आधार पर बांटा गया है। ठीक, तो इसको कितने प्रकार में बांटा गया है, शब्द को उत्पत्ति के आधार पर। तो इस उत्पत्ति के आधार पर हम बात करें तो कुल 4 भाग में डिवाइड किया गया है, यानी 4 भाग में क्या किया गया है, बांटा गया है 4 भाग में। ठीक, 4 भाग कौन कौन से हैं, एक है तत्सम, एक तद्भव, देशज और विदेशज। कौन से हैं, तत्सम, तत्सम शब्द, तद्भव शब्द, तद्भव शब्द, देशज शब्द, देशज शब्द, और चौथा नंबर पे हमारा है विदेशज शब्द, विदेशज शब्द। ठीक है, तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशज शब्द। तत्सम शब्द क्या है, तत्सम शब्द क्या है, तत्सम यानी सेम टू सेम। इसमें इन दोनों का एक रिलेशन है और देशज विशेषज का एक रिलेशन है। देखिए, तत्सम शब्द वैसे शब्द हैं जो संस्कृत के सेम टू सेम हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं। जैसे हम लोग बात करते हैं, जैसे हम लोग कुछ भी एग्जाम्पल ले लेते हैं, क्या ले एग्जाम्पल, चंद्र ले लेते एग्जाम्पल, हम लोग चंद्र भी नहीं आएगा, हम लोग एग्जाम्पल जैसे ले सकते हैं पुस्तक। क्या है, पुस्तक। तो पुस्तक को हम लोग हिंदी में क्या कहते हैं, पुस्तक ही कहते हैं, और संस्कृत में भी क्या कहते हैं हम लोग, तो संस्कृत में भी भाई पुस्तक ही कहते हैं, इसमें कोई चेंजेस नहीं आता है। उसी तरह से हम लोग लेते हैं पृथ्वी, पृथ्वी, पृथ्वी को हिंदी में क्या कहते हैं, पृथ्वी ही कहते हैं, और संस्कृत में भी हम लोग कहते हैं पृथ्वी ही। तो इसमें क्या देखने को मिल रहा है, इसमें देखने को ये मिल रहा है कि इनके हिंदी में और संस्कृत में दोनों का अर्थ समान ही है, इसमें किसी भी प्रकार का चेंजेस नहीं किया जा रहा है। तो इसको हम लोग किसके कैटेगरी में रखेंगे, यह कौन से शब्द कहलाते हैं, तो यह शब्द हमारे कहलाते हैं तत्सम शब्द, तत्सम शब्द। तो अभी हम आगे आपको बताएंगे तो ज़्यादा क्लैरिटी आएगा, आपको अभी ढंग से समझ में नहीं आ रहा होगा, अभी बताएंगे तो आपको समझ में आएगा। इसमें आपको याद कैसे रखिएगा, तत्सम यानी सम यानी कि सेम टू सेम, इस तरह से आप लोग याद रख सकते हैं। सम का अर्थ कि सेम आप लोग लिख सकते हैं, जिस तरह से संस्कृत में है उसी तरह से सेम टू सेम हिंदी में भी इनका उपयोग किया जाता है। और इसके बाद दूसरा भाग है
तद्भव। तो तद्भव है कि जो भी संस्कृत के बिगड़े हुए शब्द हैं उनको हिंदी में उपयोग करना तद्भव कहलाता है। अब इसका कैसे हम लोग समझेंगे भाई, तो देखिए हम लोग ले लेते हैं अग्नि। संस्कृत में हम लोग क्या कहते हैं, अग्नि, और इसी को हम लोग थोड़ा सा चेंजिंग कर देते हैं और बना देते हैं आग हिंदी में। तो इसमें मेनली क्या हो रहा है, मेनली हो रहा है कि संस्कृत के जो शब्द है उसमें थोड़ा बहुत चेंजिंग करके, यानी थोड़ा बहुत उसको बिगाड़ के और हिंदी में उसका प्रयोग किया जा रहा है। इसका एग्जाम्पल और हम लोग लेते हैं कर्पूर। कर्पूर संस्कृत में इस प्रकार से लिखाता है, लेकिन हम लोग हिंदी में नॉर्मल कपूर लिखते हैं, कपूर लिखते हैं, ठीक। उसी तरह से हम बात करते हैं संस्कृत में चंद्र। चंद्र चंद्र संस्कृत में बोला जाता है, लेकिन हिंदी में बात करें तो इसी को नॉर्मली चांद बोला जाता है। तो यहाँ पे हो क्या रहा है, यहाँ पे हो रहा है कि संस्कृत के जो भी शब्द हैं उनको थोड़ा बिगाड़ दिया जा रहा है, यानी उसमें थोड़ा चेंजेस कर दिया जा रहा है मूल शब्द से, और उसको हिंदी में प्रयोग किया जा रहा है। इसको हम लोग बोल दे रहे हैं तत्सम शब्द, तद्भव शब्द, माफ़ करिएगा, तद्भव शब्द ये हो जाएगा। और तत्सम शब्द क्या होगा, यह हमारा क्या हो जाएगा, तद्भव शब्द, तद्भव शब्द। और ये हमारा तत्सम शब्द जो सेम टू सेम उपयोग किया जा रहा है, और तद्भव शब्द जो जिसमें थोड़ा चेंजिंग कर दे रहा है। अभी और आपको बताएंगे हम आपको। उसके बाद हम लोग जान लेते हैं देशज शब्द और विदेशज शब्द। ये आसान है बहुत। देशज नाम से ही लग रहा है देसी शब्द, और विदेशज यानी विदेशी शब्द। नॉर्मली इसी तरह से आप देहाती भाषा में शब्द दिए देशज शब्द। देशज शब्द वैसा शब्द जो हमारे केवल और केवल हमारे ही देश में बोला जाता है और किसी और देश में नहीं बोला जाता है। कौन से शब्द होगा भाई, आप नॉर्मली सोचिए, अपना जो आपके गांव में बोला जाता है होगा वही होगा देशज शब्द। जैसे हमारा हो जाएगा लोटा। लोटा, ये लोटा क्या है, लोटा केवल और केवल हमारे देश में ही बोला जाता है। इसका उत्पत्ति हम लोग शब्द अभी उत्पत्ति के आधार पर पढ़ रहे हैं, तो उसी को देखना हमारा कि लोटा शब्द का उत्पत्ति कहाँ हुआ है, तो हमारे देश में हुआ है। तो ये हो जाएगा देशज शब्द। उसके बाद आपका हो जाएगा खटिया। खटिया ये क्या हो जाएगा, खटिया हमारा भी हो जाएगा देशज शब्द, क्योंकि इसका भी उत्पत्ति अपना ही देश में हुआ है, और इसी को हम लोग कहेंगे देशज शब्द। उसके अलावा हम लोग क्या ले सकते हैं, पगड़ी। पगड़ी भी हमारे ही देश का शब्द है, पगड़ी। पगड़ी के बाद क्या लिख सकते हैं हम लोग, पगड़ी के बाद हम लोग लिख सकते हैं मचिया। मचिया, मचिया को वही बहुत लोग कहते हैं पीढ़ा। पीढ़ा, ये सब क्या हो जाएगा, हमारा देशज शब्द, जिसका हम लोग उपयोग करते हैं अपने केवल दैनिक जीवन में, यानी अपने ही देश में इनका उत्पत्ति हुआ है। जैसे और क्या हम लोग ले सकते हैं, और खटिया हो गया, पगड़ी हो गया, मचिया हो गया, पीढ़ा हो गया, लोटा हो गया। मतलब आप लोग समझ तो गए होंगे कि देशज शब्द किसे कहेंगे, जिनका उत्पत्ति हमारे देश में हुआ हो, जिनका और विदेश में इनका उपयोग ना किया जाता हो, उसको हम लोग कहेंगे देशज शब्द, ठीक है। इसको क्या कहेंगे हम लोग, देशज शब्द। और यह एग्जाम में आपका पूछा भी जाता है, देश निम्नलिखित में से कौन देशज शब्द हैं, तो आप लोगों को बताना है कि देशज शब्द जो हमारे देश में उत्पन्न हुआ है, लोटा, खटिया, पगड़ी, मकिया, इस तरह से, ठीक है। अब इसका अंतिम भाग है, उत्पत्ति के आधार पर अंतिम भाग है विदेशज शब्द। विदेशज शब्द के नाम से ही लग रहा है कि जिसका जिसका आविष्कार विदेश में हुआ हो। जैसे में हमारा अंग्रेजी के जितने भी वर्ड है वो सब विदेशज शब्द हो जाएंगे। स्कूल हो जाएगा हमारा विदेशज शब्द, हॉस्पिटल हो जाएगा विदेशज शब्द, हॉस्पिटल, जितना भी अंग्रेजी के शब्द हैं वो सब क्या हो जाएंगे, हमारे विदेशज शब्द। उसके बाद हमारा अंग्रेजी के शब्द आप ले लेंगे, उर्दू फारसी के जितने भी शब्द होते हैं उसको हम लोग कहेंगे विशेषण, जैसे कि इफ्तिहार, इफ्तिहार हो जाएगा आपका। उसके बाद आपका हो जाएगा मुहर्रम। ये सब जितना आपको उर्दू फारसी के जितने भी शब्द हैं ये सब हमारे नहीं हैं, ये सब विदेश से आए गए शब्द हैं। इसको हम लोग विदेशी शब्द की कैटेगरी में रखेंगे। नॉर्मली आप लोग को याद रखना है कि जितना इंग्लिश के शब्द हैं ये सब क्या है, तो विदेशी शब्द है, अंग्रेजों द्वारा ये लाया गया है, ये हमारे देश का शब्द नहीं है, ठीक है। तो विदेशी शब्द भी होपफुली आप लोग को समझ में आ गया होगा। किसको कहेंगे विदेशी शब्द, जो हमारे शब्द का उपयोग दूसरे विदेशों में किया जाता है, और वहीं से विदेशों से ही हम लोग के देश में ये सब आ गए हैं। तो देखिए उत्पत्ति के आधार पर शब्द के प्रकार हमने आपको चारों के चारों प्रकारों के बारे में बता दिया है। कौन कौन से हैं भाई, पहला आपका था तत्सम, दूसरा तद्भव, तीसरा है देशज, और चौथा विदेशज, ठीक। तो तत्सम किसको कहेंगे, जो सेम टू सेम उपयोग किया जाता है, तत्सम। तद्भव यानी जिसमें कोई चेंजिंग कर दिया गया है,
देशज यानी जो हमारे देश में उत्पन्न हुआ है, और विदेशज जो विदेश से लाया गया है। यह हो जाएगा हमारा सब उत्पत्ति के आधार पर शब्दों के प्रकार। इनके नाम से ही आपको पता चल रहा है कि जहाँ इनकी उत्पत्ति हुई है, तो देश जो देश में उत्पत्ति हो देशज, जो संस्कृत का सेम टू सेम उत्पन्न किया हो वह तत्सम, और संस्कृत में थोड़ा चेंजिंग कर दिया तद्भव। उसके बाद विदेश में जो उत्पन्न हुआ हो विदेशज। ठीक है, तो उत्पत्ति के आधार पर शब्द आपको समझ में आ गया होगा। अब हमारा नेक्स्ट है रचना या बनावट के आधार पर शब्दों के प्रकार। तो हम बात करते हैं रचना और बनावट के शब्द के प्रकार। तो उत्पत्ति के तो समझ गए कि जहाँ से उत्पन्न हुआ हो। अब है कि हमारा जो शब्द है उनका रचना किस प्रकार से हुआ है। तो इनके मेनली तीन भाग में इनको डिवाइड किया है, यानी कि 3 प्रकार है इनके। कितने प्रकार है? 3। पहला है रूढ़ शब्द, रूढ़ शब्द। दूसरा है यौगिक शब्द, यौगिक शब्द। और आपका तीसरा है योग रूढ़ शब्द, योग रूढ़ शब्द। अब आप गौर फरमाइएगा तो इन तीनों में हमको नाम से हल्का फुल्का लग रहा है कि उम्मीद किया जा सकता है किस प्रकार के शब्द हो। पहले हमारा क्या था? पहला नंबर पे रूढ़ शब्द। तो देखिए, आप अपने रूढ़ शब्द का उपयोग अपने दैनिक जीवन में किस रूप में करते हैं? कि कोई व्यक्ति अगर आपसे रूठा रहता है, या फिर आपसे हमेशा आपको तारीफ नहीं सुनना चाहता है, तो आपके नज़र में रूढ़ शब्द हो जाएगा। ठीक, रूढ़ शब्द का मेनली क्या कि अपनी जगह पे जो अकड़र रहे। रूढ़ शब्द के अंतर्गत वैसे शब्द आते हैं जिनको हम लोग खंड कर देंगे तो उनका कोई अर्थ नहीं निकलेगा। जैसे हमारा एग्जाम्पल हम लेते तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। जैसे हमारा नाक हो जाएगा, नाक शब्द। नाक शब्द को हम लोग खंडित करते हैं तो क्या हमारा हो जाएगा? ना जोड़ क। अब इसमें आप देखिएगा, ना तो ना का कोई अर्थ निकल रहा है और ना ही क का कोई अर्थ निकल रहा है, तो ये हमारा रूढ़ शब्द हो जाएगा। ठीक, इसी तरह से हम लोग कुछ और एग्जांपल ले सकते हैं। जैसे हम लोग ले सकते हैं एग्जांपल, नाक हो गया, आँख ले सकते हैं। आँख तो नॉर्मल हो जाएगा, कोई और ले सकते। कान ले लीजिए, कान, कान में भी का जोड़ न, या इनका भी कोई ना तो का कोई अर्थ है और ना ही ना का कोई अर्थ है। इसके अलावा हम लोग ले कमल, कमल ले लिए। कमल में हमारा हो जाएगा कम जोड़ ल, तो इसमें भी दोनों शब्द का कोई अर्थ नहीं निकला। तो मेनली जो भी शब्द जिनके टुकड़े कर दिए जाए उनके अर्थ नहीं निकलेंगे तो उसको हम लोग कहेंगे रूढ़ शब्द। अब रूढ़ शब्द के अंतर्गत मेनली 2 शब्द के 2 अक्षरों के जितने भी शब्द होते हैं वह सभी शब्द इसके अंतर्गत आ जाते हैं। किसके अंतर्गत? तो रूढ़ शब्द। रूढ़ शब्द वैसे एग्जाम में आपका कोई खास टॉपिक, बड़ा टॉपिक नहीं है, ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं है, लेकिन आपको जानना चाहिए क्योंकि यह शब्द के भेद के अंतर्गत आता है। तो रूढ़ शब्द आशा करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। वैसे शब्द जिसके खंड करने पर उनके खंडों का अर्थ ना निकले उसको हम लोग कहेंगे रूढ़ शब्द। अब रूढ़ के बाद हमारा नेक्स्ट क्या था? अगला था यौगिक शब्द। तो यौगिक शब्द आपके साइंस में हम लोग थोड़ा सा चलते हैं। आप लोग साइंस में यौगिक किसको पढ़े हैं? हम यौगिक, एक था हमारा साइंस का टॉपिक था तत्व, और एक था हमारा यौगिक, एक था यौगिक। तत्व का क्या था भाई? तत्व का था कि यह किसी भी कोई भी मिलावट से नहीं बना है, और यौगिक था कि 2 या 2 से अधिक के मेल से बनता है। ठीक, यौगिक का मतलब 2 या 2 से अधिक वस्तुओं के मेल से बनता है, उसको हम लोग कहते हैं यौगिक। ठीक, तो यह तो साइंस में था। उसी प्रकार से इसमें भी यौगिक का यही रोल है कि जिस तरह से रूढ़ में आप लोगों ने देखा कि इनका हम लोग खंड किए तो इनका कोई अर्थ ही नहीं निकला, लेकिन यौगिक में इसका जस्ट उल्टा है। यौगिक का खंड करेंगे हम लोग तो इनके प्रत्येक वर्डों का कोई ना कोई अर्थ निकलता है। जैसे हमारा विद्यालय हो जाएगा, विद्यालय, विद्यालय का हम लोग खंड करिए भाई, विद्यालय का खंड हो जाएगा विद्या जोड़ आलय, विद्या जोड़ आलय यानी विद्या का घर। इसमें विद्या का भी अर्थ है, विद्या का मतलब स्टडी, पढ़ना, और आलय का मतलब घर, यानी इसके दोनों का अर्थ निकल रहा है। उसी तरह से हम लोग ले लेते हैं शिवालय, शिवालय, शिवालय में हो जाएगा हमारा शिव जोड़ आलय, शिव जोड़ आलय यानी शिव भगवान का घर। इसमें शिव का भी अर्थ निकल रहा है, किसी का नाम है, और आलय का भी अर्थ निकल रहा है। इसी तरह से हम लोग ले सकते हैं देवालय, देवालय, देवालय ले सकते हैं, पुस्तकालय ले सकते हैं, अस्पताल भी ले सकते हैं, और उसके बाद हम लोग हिमालय ले सकते हैं। मतलब जिनका खंड करने के बाद कोई अर्थ निकले उसको हम लोग कहेंगे क्या? तो उसको हम लोग कहेंगे यौगिक शब्द। जिनके खंड करने के बाद उनके खंडों का भी अर्थ निकलता है उसको हम लोग कहते हैं यौगिक शब्द। ठीक, तो यौगिक शब्द के बारे में आप लोग को समझ में आ गया होगा। वैसे शब्द जिनके
खंड करने के बाद उनके खंडों का भी अर्थ निकलता है, उसको हम लोग कहते हैं यौगिक शब्द। और रूढ़ शब्द वैसे शब्द को कहते हैं जिनके खंडों का अर्थ नहीं निकलता है। अब हमारा नेक्स्ट क्या है, इसका तीसरा नंबर पे था यौगरूट शब्द। तो इसके नाम से लगता है कि ये दोनों का कॉम्बिनेशन होगा, योग जो रूट, तो दोनों का कॉम्बिनेशन नहीं है, ये दोनों का एकदम उल्टा है, एकदम विपरीत है। क्या है भाई, तो देखिए यौगरूट शब्द वैसे शब्द को हम लोग कहेंगे यौगरूट शब्द जो जिनका कोई विशेष अर्थ निकलता हो, जिनका कोई अलग ही अर्थ निकल जाता है। जैसे में हमारा हो जाएगा लंबोदर में हम लोग देखेंगे तो लंबोदर का पहले संधि विच्छेद करिए तो हम आ जाएगा लंब जोड़ उदर। इसमें देखिए लंबोदर में लंबोदर का भी अर्थ है जिसका लंबा हो उधर, लंब का भी अर्थ है लंबल यानी लंबा, उदर का भी अर्थ है उदर मतलब पेट। और इसका लंबोदर का विशेष अर्थ क्या है, इसको किसको संबोधित किया जाता है, तो भगवान गणेश को। तो देखिए इसके हर एक चीज़ का अर्थ निकल रहा है। इसका लंबोदर का क्या अर्थ होता है, जिसका लंबा हो उदर यानी जिसका पेट बड़ा हो। इसका खंड करिएगा तो लंबक का भी अर्थ निकलेगा और उदर का भी अर्थ निकलेगा। और इसका विशेष अर्थ निकलता है, यानी लंबोदर का विशेष अर्थ क्या होगा, गणेश। तो मेनली याद रखना है यौगरूट शब्द वैसे शब्द को कहते हैं जो अपना विशेष अर्थ धारण कर लेता है। जैसे लंबोदर हमारा हो गया, उसके बाद हम लोग लेते हैं दशानन में क्या हो जाएगा, दशानन किसका रूप है, किसका विशेष अर्थ है, तो रावण का विशेष अर्थ है। और इसका हम लोग संधि विशेष करेंगे तो हो जाएगा 10 जोड़ आनन, यानी 10 है जिनका आनन यानी सिर। तो इस प्रकार से यौगरूट शब्द वैसे शब्द को हम लोग कहेंगे जिनका विशेष अर्थ निकलता हो, जिन शब्दों का खंड करने पर तो अर्थ निकले ही निकले और उनका भी कोई अर्थ हो, लेकिन उनका एक विशेष अर्थ निकलता है, उसको हम लोग कहेंगे क्या, तो उसको हम लोग कहेंगे यौगरूट शब्द। ठीक है, तो इस प्रकार से हमारा यह रचना या बनावट के आधार पर भी शब्द के प्रकार को हमने बता दिया। पहला कौन सा शब्द था, तो पहला शब्द था रूट शब्द, दूसरा यौगिक, तीसरा यौगरूट। रूट शब्द यानी जिनके खंड करने पर खंड का अर्थ ना निकले उसको हम लोग कहेंगे रूट शब्द। दूसरा होगा यौगिक शब्द, जिनके प्रत्येक खंड का अर्थ निकले यौगिक शब्द। और तीसरा होगा यौगरूट शब्द, यानी जिनका कोई विशेष अर्थ निकले उसको हम लोग कहेंगे यौगरूट शब्द। अब शब्द को तीसरा किस आधार पर बांटा गया है, तो अर्थ के आधार पर। अब आप लोग सोचिएगा कि हम इसका परिभाषा नहीं लिखा रहे, क्योंकि आपका परिभाषा एग्जाम में पूछेगा ही नहीं भाई। बाकी ये जो PDF है ये हम आपको टेलीग्राम चैनल पे दे देंगे, तो इसका टेंशन आपको नहीं लेना है। परिभाषा आप इसमें से लिख लीजिएगा, लेकिन आपको बोर्ड एग्जाम में परिभाषा नहीं लिखेगा, तो क्योंकि ये 1 शॉट वीडियो है तो हम उतना आपको केवल बता रहे हैं जो आपको एग्ज़ाम में पूछे और जिससे आपको समझ में भी आ जाए। ठीक है, तो अभी हम आशा करते हैं कि आपको उत्पत्ति के आधार पर, रचना के या बनावट के आधार पर तो समझ में आ गया होगा सब। अब तीसरा हमारा भेद है अर्थ के आधार पर। अर्थ के आधार पर सबसे सिंपल है आप लोग को, क्योंकि अर्थ के आधार पर कितने भागों में बांटा गया शब्दों को, तो ओनली 2 भाग में बांटा गया। पहला कौन है भाई, पहला सार्थक अर्थ, सार्थक शब्द, और दूसरा हमारा हो जाएगा निरर्थक शब्द। सार्थक शब्द और निरर्थक। अभी जस्ट हमने सार्थक का और निरर्थक का आपको अर्थ बताया। सार्थक का और निरर्थक का संधि विच्छेद करिएगा तो आपको क्या आएगा, सार्थक का हो जाएगा हमारा स जोड़ अर्थ, स यानी अर्थ के साथ, जिसका कोई अर्थ निकले हो जाएगा सार्थक। और निरर्थक मतलब नी जोड़ अर्थ यानी कि नहीं निकले जिसका अर्थ, वो हो जाएगा निरर्थक शब्द। तो सबसे सिंपल यही है, सार्थक शब्द और निरर्थक शब्द। वैसे शब्द जिनका कोई अर्थ निकले उसको हम लोग सार्थक शब्द कहेंगे, और निरर्थक शब्द जिसका कोई अर्थ नहीं निकले। इसका एग्जाम्पल अभी हमने बताया ही था आपको, इसमें हमको नहीं लग रहा कि बताना पड़ेगा, फिर भी आपको बता देते हैं। सार्थक शब्द में क्या क्या आ जाएगा भाई, सार्थक शब्द में नॉर्मली जितना भी शब्द हम लोग बोल रहे हैं सब आ जाएगा जिनका कोई अर्थ है। जैसे कि हमारा पेन, कलम हो जाएगा, कॉपी हो जाएगा, मतलब सभी शब्द इसमें एटसेट्रा इन्फिनाइट आप लिख दीजिए, जितना भी काम का शब्द है सब आ जाएगा सार्थक शब्द। और हमारा निरर्थक शब्द दूसरा नंबर पे है। निरर्थक शब्द में कौन कौन से शब्द आ जाएंगे, जिनका निरर्थक शब्द जिनका कोई अर्थ ना निकले। तो कलम को क्या लिख देंगे, लकम। अब लकम का तो कोई अर्थ निकला नहीं भाई, तो ये हमारा हो जाएगा निरर्थक शब्द। वैसे निरर्थक कुछ ऐसे भी शब्द हैं जिनका हम लोग अपने दैनिक जीवन में उपयोग करते हैं। तो चलिए उन शब्दों के बारे में जानते हैं। जैसे कि हम लोग उल्टा फुल्टा बोलते हैं ना, उल्टा फुल्टा बात मत करो, तो इसमें उल्टा का तो अर्थ निकल रहा है। उल्टा क्या हमारा हो जाएगा, उल्टा सार्थक अर्थ हो जाएगा। लेकिन
वही हमारा बात हम लोग बोले फुलटा, फुलटा तो फुलटा तो हम का तो कोई अर्थ है नहीं, तो ये हमारा हो जाएगा निरर्थक शब्द। ठीक, उसके बाद लंबा उल्टा का इस प्रकार से हो जाएगा जिसका कोई अर्थ निकले, और फुलटा जिसका अर्थ नहीं निकल रहा है तो यह हो जाएगा हमारा निरर्थक शब्द। तो इस प्रकार से यह हमारा सार्थक शब्द और निरर्थक शब्द का भी टॉपिक कंप्लीट हो गया। अर्थ के आधार पर शब्द के प्रकार, और सबसे सिंपल यही है सार्थक शब्द और निरर्थक शब्द। सार्थक शब्द यानी जिनका अर्थ निकले सार्थक शब्द हो जाएगा, और निरर्थक शब्द जिनका कोई अर्थ ना निकले निरर्थक शब्द हो जाएगा। अब हमारा चौथा जो प्रकार है वह है रूपांतरण के आधार पर। किसके आधार पर? तो रूपांतरण के आधार पर। तो ये काफ़ी लोगों को ये समझ में नहीं आता है, लेकिन आपको हम समझाएंगे। नहीं समझ में आएगा फिर वीडियो देखिएगा, तब पर भी समझाएंगे, समझाते रहेंगे। ठीक, यह कितने प्रकार में बांटा गया है? तो 2 प्रकार में इसको बांटा गया है रूपांतरण के आधार पर। कौन कौन से रूपांतरण के आधार पर? पहला है विकारी शब्द, विकारी शब्द, और दूसरा है अविकारी शब्द, अविकारी शब्द। यहाँ भिखारी मत बोलिएगा, विकारी बोला जा रहा है। ठीक है, विकारी शब्द वैसे शब्द कहेंगे जो किन किन के अनुसार? जो लिंग के अनुसार, जो पुरुष के अनुसार, जो कारक के अनुसार, जो लिंग, पुरुष, कारक, वचन, इनके अनुसार जो अपना अर्थ बदल लेता है उसको हम लोग कहेंगे विकारी शब्द। आराम से समझिए, दिमाग एकदम फ्रेश कर लीजिए। देखिए, हम लोग कोई शब्द ले लेते हैं। क्या शब्द लेते हैं हम लोग? जैसे हम लोग ले सकते हैं बालक। क्या हो जाएगा? बालक। बालक कैसा शब्द है? बालक क्या है? बालक एक संज्ञा है, संज्ञा है। ठीक, इसमें तो डाउट नहीं होगा आपको कि बालक एक संज्ञा है। ठीक, अब इसमें हम क्या क्या है कि लिंग का प्रभाव पड़ रहा है कि नहीं, ये हमको देखना है। तो बालक क्या क्या सूचित कर रहा है? यह लड़का है। अगर यही लड़की की बात की जाती तो यह हो जाता है बालिका, बालिका। यानी लिंग चेंज करने पर इसका अर्थ भी बदल गया, यानी यह हो जाएगा हमारा विकारी शब्द। उसके बाद हम लोग बात करते हैं, यह तो संज्ञा की बात हो गई। जितना भी संज्ञा होगा वह सब विकारी शब्द होगा। पहले हम लिखवा देते हैं आपको, तभी जाके आपको ढंग से समझ में आ जाएगा कौन कौन से शब्द विकारी शब्द के अंतर्गत रखा जाते हैं। तो नंबर 1 पे हम लोग रखते हैं संज्ञा को। संज्ञा, जितने भी संज्ञा के शब्द हैं सभी विकारी शब्द हैं। दूसरे नंबर पे सर्वनाम, जितना भी सर्वनाम है सब विकारी शब्द हैं। अभी हम आपको बताते हैं। तीसरा है क्रिया, संज्ञा सर्वनाम नहीं, संज्ञा सर्वनाम विशेषण लिख दीजिए, विशेषण। और चौथा हमारा है क्रिया। ये जो चारों ये प्रकार हैं, इन चारों प्रकार, ये चारों के चारों विकारी शब्द के अंतर्गत आते हैं। क्यों है? क्योंकि इनका इन पे किनका किनका प्रभाव पड़ता है? तो इन पे लिंग का, पुरुष का, वचन का और कारक का प्रभाव पड़ता है। कैसे पड़ता है भाई? तो देखिए, संज्ञा में कोई शब्द, जैसे मैंने बताया आपको बालक के बारे में, तो बालक कोई है शब्द, तो यह संज्ञा है बालक शब्द। ठीक, इसमें लिंग का प्रभाव पड़ रहा है कि नहीं? जरूर पड़ रहा है। लिंग चेंज हो रहा है तो बालिका हो जा रहा है। उसी तरह से हम लोग सर्वनाम की बात करते हैं। सर्वनाम की बात करेंगे, मैं, अगर कोई आदमी सिंगल खड़ा है तो वह बोलेगा मैं, यह सर्वनाम है। लेकिन वही हम बात करते हैं वचन, वचन का प्रभाव पड़ रहा है कि नहीं, देख रहे हैं हम लोग। तो वचन का प्रभाव पड़ने का मतलब कि अगर एक आदमी है तो मैं हो जाएगा, अगर बहुत सारे आदमी होगा तो वो हो जाएगा हम। तो सर्वनाम पर भी इसका असर पड़ रहा है, इन चारों का असर पड़ रहा है। इन चारों में से किसी का भी असर पड़ेगा तो वह होगा विकारी शब्द। ठीक, उसी तरह से विशेषण, विशेषण का हम लोग जैसे विशेषण में देखें हम लोग, कोई लड़का काला है तो उसको हम लोग काला लिखेंगे। यदि कोई लड़की काली होगी तो उसको हम लोग काली लिखेंगे। तो इसमें लिंग का प्रभाव पड़ रहा है कि नहीं? बिल्कुल पड़ रहा है भाई। लिंग बदलने से इसका अर्थ भी बदल जा रहा है। उसी तरह से क्रिया, क्रिया में हमारा क्या हो जाएगा? खा रही है, खा रही है। तो यह किसको दर्शा रहा है? ये स्त्रीलिंग को दर्शा रहा है। वही हम लोग बोलते खा रहा है, खा रहा है, तो ये किसको दर्शा रहा है? ये पुल्लिंग को दर्शा रहा है। वही हम बात करेंगे खा रहे हैं, तो ये संख्या को दर्शा रहा है, यानी वचन को दर्शा रहा है। तो जितना भी संज्ञा के शब्द होंगे, जितना भी सर्वनाम के शब्द होंगे, जितना भी विशेषण के शब्द होंगे और जितना भी क्रिया के शब्द होंगे, ये सभी शब्द विकारी शब्द के अंतर्गत आते हैं। विकारी शब्द का मतलब जिन पर लिंग, पुरुष, कारक और वचन का प्रभाव पड़े उसको हम लोग कहते हैं विकारी शब्द। आपको इससे डिटेल में कोई नहीं समझाने वाला है। ठीक है, अब है विकारी अविकारी शब्द। अविकारी शब्द वैसे शब्द को कहते हैं, इनको हम लोग अवयव भी कहते हैं। क्या कहते हैं? अवयव, जिन पर इनका प्रभाव नहीं पड़ता, जिन पर लिंग,
पुरुष, कारक, वचन, इस सब का प्रभाव इन सभी पर नहीं पड़ता है। इसके अंतर्गत क्या आता है? इसके अंतर्गत आता है क्रिया विशेषण, क्रिया विशेषण, समुच्चय बोधक, समुच्चय बोधक, संबंध बोधक, संबंध बोधक, और एक और समुच्चय बोधक, क्रियावाचक, संबंध बोधक। मेनली यही याद रखिए कि अविकारी शब्द वैसे शब्द हैं जिन पर लिंग, पुरुष, कारक और वचन का प्रभाव नहीं पड़ता है, उसको हम लोग अविकारी शब्द कहेंगे। इन्हीं को हम लोग अवयव भी कहते हैं, जो चेंज नहीं होते हैं। ठीक है, अब उसके बाद यह हमारा तो शब्द का ये कंप्लीट हो गया। शब्द का क्या क्या बताया हमने, एक बार रिवीजन आपका करवा देते हैं। शब्द को 4 भाग में बांटा गया है, 4 प्रकार से: उत्पत्ति के आधार पर, रचना के आधार पर, अर्थ के आधार पर और रूपांतरण के आधार पर। उत्पत्ति के आधार पर 4 प्रकार हैं: तत्सम, तद्भव, देशज, विशेषज। तत्सम यानी संस्कृत के जो शब्द जो हिंदी में प्रयोग किए जा सकते हैं उसको तत्सम कहते हैं। और तद्भव जो संस्कृत के बिगड़े हुए रूप हैं उसको हम लोग तद्भव कहेंगे। देशज यानी कि जिनका उत्पत्ति अपने देश में हुआ उसे देशज शब्द कहेंगे। और विदेशज जिनका उत्पत्ति विदेशों में हुआ है उसको विदेशज शब्द कहेंगे। उसके बाद फिर रचना के आधार पर बांटा गया 3 प्रकार से: रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द, योगरूढ़ शब्द। रूढ़ शब्द जिनके खंड करने पर उनका कोई अर्थ ना निकले रूढ़ शब्द हो जाएंगे। यौगिक शब्द जिनके खंड करने पर उनके प्रत्येक खंड का कोई ना कोई अर्थ निकले उसको यौगिक शब्द कह देंगे। और योगरूढ़ शब्द जिनका कोई विशेष अर्थ निकलता है। उसके अर्थ के आधार पर 2 भाग में बांटा गया है: सार्थक शब्द और निरर्थक शब्द। जिनका अर्थ निकले सार्थक और जिनका अर्थ ना निकले निरर्थक। फिर रूपांतरण के आधार पर 2 भाग में बांटा गया है: विकारी शब्द और अविकारी शब्द। वैसे शब्द जिन पर लिंग, पुरुष, कारक और वचन का प्रभाव पड़े विकारी शब्द कहेंगे, और जिन पर लिंग, पुरुष, कारक, वचन का प्रभाव ना पड़े अविकारी शब्द कहेंगे। और इस प्रकार से आपका शब्द विचार पूरी तरह से कंप्लीट हो गया है। ठीक, शब्द विचार हम लोग यहाँ से कंप्लीट कर लिए हैं। अब शब्द विचार के बाद हमारा क्या है? संज्ञा है। अब छोटा छोटा टॉपिक है, आपको फटाफट से हम लोग खत्म करते हैं। क्या है? नेक्स्ट टॉपिक हमारा है संज्ञा है। संज्ञा के बारे में तो आपको बताना ही नहीं पड़ेगा भाई। संज्ञा किसे कहेंगे? किसी प्राणी, वस्तु, स्थान, भाव के नाम को संज्ञा कहा जाता है। एग्जाम्पल: राम, कृष्ण, कमरा, भारत, बिहार, मिठास इत्यादि। संज्ञा के भेद कितने होते हैं? व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक, समूहवाचक और द्रव्यवाचक। व्यक्तिवाचक जो किसी के नाम का बोध करवाए, चाहे वह किसी वस्तु का नाम हो चाहे वह किसी व्यक्ति का नाम हो। जैसे राम किसी व्यक्ति का नाम हो, हिमालय किसी वस्तु का नाम है, गंगा किसी का नाम है, पटना किसी का नाम है। मतलब जो किसी के नाम का बोध कराता है उसको हम लोग कहते हैं व्यक्तिवाचक। उसके बाद है जातिवाचक। जातिवाचक में जितना भी एक विशेष जाति का बोध कराता है। जैसे गाय, गाय पूरा का पूरा एक जातीय है। गाय के जातीय में सब आता है। फूल, फूल पूरा एक जाति है। आदमी पूरा एक जाति है। औरत एक जाति है। मतलब जो किसी विशेष जाति का बोध कराता है। इसमें हम लोग ले लें शेर, शेर भी एक जाति के अंतर्गत आएगा, क्योंकि शेर में भी बूढ़ा शेर, जवान शेर, ये सब आते हैं। उसके बाद भाववाचक, भाववाचक संज्ञा जो किसी भाव को बताता है। जैसे बुढ़ापा भाव है, चतुराई भाव है, मित्रता भाव है, दुश्मनी भाव है। यह सब हमारा क्या हो जाएगा? भाववाचक हो जाएगा। उसके बाद समूह, जो किसी समूह का बोध कराता है। सेना, सेना का अर्थ तभी होगा जब समूह में लोग खड़े होंगे तभी। सभा यानी सभा का मतलब क्या? जब समूह में आदमी लोग बैठे होंगे तो उसको सभा कहेंगे। मेला, जहाँ बहुत सारे भीड़ हो, जहाँ बहुत सारे समूह हो उसको मेला कहेंगे। वरना कक्षा यानी जहाँ भी समूह लगे कि बहुत सारे भीड़ हो वह सब समूहवाचक में आ जाएंगे। और द्रव्यवाचक जिनका हम लोग माप तौल कह सकते हैं। जैसे सोना चांदी को हम लोग किलो या ग्राम में तोड़ते हैं। तेल, घी, ये सब को लीटर में तौलते हैं। मतलब पैमाना कुछ भी हो, लेकिन जिनको हम लोग तौल सकते हैं वह सब द्रव्यवाचक के अंतर्गत आ जाएंगे। तो संज्ञा तो काफ़ी छोटा टॉपिक था, 5 मिनट का टॉपिक था, इसके बारे में आपको नहीं बताना पड़ेगा। अब नेक्स्ट हमारा स्वरनाम है, जो संज्ञा की विशेषता बताते हैं उसको स्वरनाम कहेंगे। यानी नाम के बदले जिन शब्द का प्रयोग किया जाता है उसे स्वरनाम कहते हैं। स्वरनाम के कुल 6 भेद हैं। 6 भेद हैं स्वरनाम के, और स्वरनाम की कुल संख्या 11 है। यहाँ काफ़ी लोग कंफ्यूज होते हैं, तो आपको याद रखना है कि स्वरनाम की यदि संख्या पूछेगा यानी नंबर ऑफ प्रोनाउन तो यह हो जाएगा 11, और यही पूछेगा भेद यानी प्रकार पूछेगा तो 6 भेद होंगे। ठीक है, तो चलिए हम 6 प्रकार के बारे में जानते हैं। हमारा पहला प्रकार है पुरुषवाचक। पुरुषवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, संबंधवाचक, निजवाचक और प्रश्नवाचक। पुरुषवाचक में क्या होगा? तो जो किसी पुरुष का बोध कराता है। इसके अंदर क्या आता है? मैं से क्या पता चल रहा है कि हम अपना बोध कहला रहे हैं, यह पुरुषवाचक आ जाएगा। आप से भी पता चल रहा है कि यह
आप सामने वाले व्यक्ति का बोध करा रहा है, यानी किसी पुरुष का बोध करा रहा है। वह यानी किसी तीसरे व्यक्ति का बोध कराया जा रहा है। वे लोग यानी बहुत सारे लोगों का बोध कराया जाता है, तो यह सब पुरुषवाचक के अंतर्गत आ जाएंगे। तो आपको केवल ये इन चारों को याद रखना है पुरुषवाचक के अंतर्गत। जहाँ भी मैं, आप, वह, वे लोग आएंगे, यह सब पुरुषवाचक के अंतर्गत आ जाएंगे। उसके बाद निश्चयवाचक। निश्चयवाचक में होता है कि जहाँ निश्चित व्यक्ति के बारे में बताया जा रहा हो, जैसे यह और वह। यह और वह से ये बोध हो रहा है कि यह किसी न किसी निश्चित व्यक्तियों के बारे में ही बताया जा रहा है। और यह जहाँ भी आप लोग यह और वह देखिएगा, आप समझ जाइएगा यह निश्चयवाचक के बारे में बताया जा रहा है। ठीक, तो जहाँ पे हम सामने जो लिखे हैं, जैसे पुरुषवाचक के सामने हम लोग लिखे हैं मैं, आप, वह, वे लोग, तो इनके अलावा और कोई नहीं आएगा। आपको केवल इन्हीं चारों को याद रखना है, आपको एग्जाम में आराम से क्वेश्चन बन जाएगा। उसके बाद हमारा तीसरा है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अनिश्चयवाचक में जिसमें कोई निश्चित व्यक्ति के बारे में नहीं बताया जा रहा है, जैसे कोई, कुछ, इसमें कोई निश्चित बताया नहीं जा रहा है। कोई ना तो किसी निश्चित व्यक्ति के बारे में बताया जा रहा है, कुछ ना तो किसी भी निश्चित सामान के बारे में बताया जा रहा है, यानी अनिश्चित रहे जो। उसके बाद फिर संबंधवाचक। संबंधवाचक का एग्जाम्पल जैसे है जो और सो, यानी कि हम बोलेंगे कि मेरा एक कुत्ता है जो भोपाल से लाया गया है। इसमें जो है यह संबंध बताया जा रहा है, मेरे को कुत्ते से क्या संबंध है, क्या संबंध है कि वह भोपाल से लाया गया है। तो यह बहुत ही पॉपुलर एग्जाम्पल है, आपको याद रखना है। जहाँ पे जो सो आ जाएगा समझ जाइएगा वह संबंधवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आता है। उसके बाद निजवाचक। निजवाचक के नाम से ही पता चल रहा है प्राइवेट, यानी खुद के बारे में बताया जा रहा है। खुद के बारे में कैसे, स्वयं, खुद, आप ही। आप ही जैसे बोला जाता है ना, मैं अपने आप ही चले जाऊंगा, मैं अपने आप ही चला जाऊंगा। इसमें क्या पता चल रहा है कि हम अपने आप के बारे में बता रहे हैं, तो यह हो जाएगा निजवाचक सर्वनाम। उसके बाद है प्रश्नवाचक। प्रश्नवाचक यानी कि क्वेश्चन जहाँ पूछा जा रहा है, तो कौन, क्या, ये सब क्या है, तो ये प्रश्नवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आते हैं। तो सर्वनाम के कुल कितने भेद हैं, तो सर्वनाम के कुल 6 भेद हैं। और सर्वनाम के कुल कितनी संख्या है, तो सर्वनाम की 11 संख्या है। पुरुषवाचक मैं, आप, वह, वे लोग। निश्चय यह वह। अनिश्चय कोई कुछ। संबंध जो सो। निश्चय निजवाचक स्वयं, खुद, आप ही। और प्रश्नवाचक सर्वनाम कौन या क्या। तो इस प्रकार से आपका सर्वनाम भी छोटा टॉपिक था, कंप्लीट हो गया। अब हमारा है विशेषण। विशेषण का यह भी छोटा ही टॉपिक है, जो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताता है, उसको हम लोग कहते हैं विशेषण। जैसे राम काला है, इसमें जो काला है यह विशेषता बताया जा रहा है राम का। वह सुंदर है, इसमें सुंदर जो है यह विशेषता बताया जा रहा है। और विशेषण में हमारा एक शब्द होता है विशेष्य। तो विशेषण जिस शब्द की विशेषता बताता है उसको हम लोग कहते हैं विशेष्य। जैसे कि राम काला है, ये जो राम काला है लिखल है, इस राम काला में राम की विशेषता बताई जा रही है कि वह काला है, तो यह हो जाएगी विशेष से हो जाएगा। वह सुंदर है, तो इसमें वह यानी वह के बारे में विशेषता बताया जा रहा है, तो वह हो जाएगा विशेष से। ठीक, तो विशेष से भी कभी कभी क्वेश्चन पूछा जाता है। उसके बाद आपका है प्रविशेषण। तो विशेषण की विशेषता बताने वाले शब्द को प्रविशेषण कहते हैं। जैसे में हमारा एग्जाम्पल हम लोग ले लेते हैं, जो विशेषण का भी विशेषता बताया जा रहा है। एक एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं जिससे सभी आपको समझ में आ जाएगा। राम बहुत तेज है। ठीक है, ये शब्द हो गया हमारा। इसमें सबसे पहले हम बात करते हैं विशेषण के बारे में। विशेषण क्या है, तेज है, यह क्या हो जाएगा हमारा विशेषण, यह हमारा विशेषण हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद राम की विशेषता बताई जा रही है, तो यह हमारा क्या हो जाएगा, यह हमारा हो जाएगा विशेष्य। विशेष, जिसकी विशेषता बताई जा रही है उसको क्या कहेंगे, विशेष्य। और राम बहुत तेज है, यानी कि इसकी विशेषण का भी विशेषता बताया जा रहा है, बहुत तेज है, तो यह हमारा क्या हो जाएगा प्रविशेषण। प्रविशेषण यानी जो विशेषण की भी विशेषता बताए उसको हम लोग कहेंगे प्रविशेषण। ठीक, तो ये तीनों टॉपिक आशा करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट हमारा है कि विशेषण के भेद। विशेषण के कितने भेद हैं, तो आप बचपन में पढ़ेंगे विशेषण के 4 भेद हैं। देयर आर 4 टाइप ऑफ विशेषण। कौन कौन से हैं, गुणवाचक, परिणामवाचक, संख्यावाचक और सर्वनामिक विशेषण। गुणवाचक देखिए, इसका कोई परिभाषा नहीं है, आप सिंपली समझिए जो किसी का गुण बता रहा है। काला टोपी, काला क्या है भैया, उसका टोपी कैसन है, तो काला है, तो यह गुण बताया जा रहा है। उसके बाद गोरा चेहरा, गोल चेहरा, उसका चेहरा कैसन है भैया, तो गोल है। भूखा पेट, पेट कैसन है भैया हमार, तो हमार पेट भूखा बा, तो ई का है गुण बताया जा रहा है। ठीक, उसके बाद परिणामवाचक। परिणामवाचक में हमारे को क्या है,
कि थोड़ा दूध, पूरा आनंद और घी। देखिए परिणामवाचक और संख्यावाचक में दो चीज़ ये अंतर है, आप ध्यान दीजिएगा कि जो संख्यावाचक है इसमें हमेशा जो संख्या दी उसको हम लोग गिन सकते हैं, लेकिन परिणामवाचक में हम संख्याओं को गिन नहीं सकते हैं। जैसे यहाँ पे आप देखिएगा परिणामवाचक में थोड़ा दूध, अब थोड़ा दूध को तो आप लोग गिन नहीं पाइएगा। पूरा आनंद, पूरा आनंद को भी हम लोग पूरा को गिन नहीं पाएंगे, और घी, और को भी हम लोग गिन नहीं पाएंगे। उसी वजह हम लोग जब संख्यावाचक विशेषण के बारे में पढ़ेंगे तो इसमें आप लोग को 4 रुपए, तो इसमें 4 तो गिना जा सकता है, 30 दिन 30 के बारे में भी गिना जा रहा है, 7 महीने 7 को भी गिना जा रहा है। मतलब जहाँ पे कोई निश्चित संख्या का बोध हो उसको हम लोग कहेंगे संख्यावाचक, जहाँ पे संख्या दिया गया हो। और परिणामवाचक में जहाँ पे संख्या नहीं दिया गया हो, केवल परिणाम बताया जा रहा हो, उसको हम लोग कहेंगे परिणामवाचक। और अंतिम है स्वरनामिक विशेषण, कोई पुस्तक, यह पुस्तक, वह नौकर, मतलब जहाँ स्वरनाम लग गया उसको हम लोग कहेंगे स्वरनामिक विशेषण। जैसे कुछ, कोई हमने अभी आपको बताया था स्वरनाम के अंतर्गत आता है, यह भी स्वरनाम है, वह भी स्वरनाम है। जहाँ भी स्वरनाम आ जाएगा, मैं, तुम, वह, वे, यह सब क्या आ जाएंगे, यह स्वरनामिक विशेषण हो जाएंगे। जहाँ पे विशेषण के साथ में स्वरनाम जुटा रहेगा उसको हम लोग कहेंगे स्वरनामिक विशेषण। तो इस प्रकार से विशेषण टॉपिक भी आपका कंप्लीट हो गया। अब हमारा नेक्स्ट है क्रिया। क्रिया क्या है भैया, जिससे कार्य करने या होने का बोध है उसको हम लोग कहेंगे क्रिया। ठीक है, जैसे खाना पीना, दौड़ना, हंसना, पढ़ना इत्यादि। तो क्रिया क्या है, तो क्रिया जिससे हम लोग को पता चले कि कोई खा रहा है, कोई पी रहा है, कोई चल रहा है, कोई कुछ कर रहा है, यानी जिससे काम का बोध हो। क्रिया का मूल धातु है, मतलब कि क्रिया को मूल रूप से हम लोग धातु कहते हैं। और संस्कृत के बारे में इसको ढंग से पढ़ना है तो इस लाइन को आप लोग यहाँ पे याद रखिए या ना रखिए, इससे कोई मतलब नहीं है। इस लाइन को यहाँ पे नहीं है याद रखिए तो ठीक है, क्योंकि ये संस्कृत में पढ़ना है आपको। बाकी क्रिया के भेद आपको हिंदी में पढ़ना है और काफ़ी अच्छा से पढ़ना है। क्रिया के कितने भेद होते हैं, देयर आर 2 टाइप ऑफ वर्ब्स, सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया। सकर्मक क्रिया जिसमें आपका क्रिया का जो फल कर्म पर पड़ता है, जैसे लिखा क्या गया है, जिस क्रिया का फल कर्म पर पड़े उसे सकर्मक क्रिया कहेंगे। अथवा जिस क्रिया के साथ कोई कर्म करने या होने की संभावना होती है उसको हम लोग सकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे हरि आम खाता है। अब देखिए इसमें क्रिया क्या है, पहले गौर फरमाइएगा, क्रिया क्या है भाई, काम क्या है, तो आम खाना काम है, आम खाना काम है। तो आम खाएगा कोई, तो कोई ना कोई व्यक्ति ही खाएगा, ऐसे ही तो कोई आम नहीं खाएगा। तो इसमें हरि दिया हो या ना दिया होगा, इसमें किसी का नाम दिया हो या ना दिया हो, केवल आप देखिएगा कि खाना शब्द आ गया यानी खाना सकर्मक क्रिया हो जाएगा। क्योंकि खाना ऐसा काम है जिसमें कर्ता की आवश्यकता है, ये है, बिना कर्ता के यह काम हो ही नहीं सकता है। जैसे लिखना, अब बिना आदमी का तो लिखा नहीं सकता है, लिखने के लिए कोई ना कोई आदमी चाहिए ही। जैसे हो जाएगा पढ़ना, पढ़ना इसमें भी कोई ना कोई आदमी चाहिए, भले आपको दिया नहीं हो लेकिन वह बिना उस आदमी के हो ही नहीं पाएगा। इस प्रकार से उस पर हमारा हो जाएगा लिखना, हो जाएगा पढ़ना, हो जाएगा खाना, हो जाएगा खाना, हो जाएगा, ये सब क्या आ जाएंगे आपका सकर्मक क्रिया, मतलब जिसमें कर्ता होना, जब तक कर्ता नहीं होगा तब तक वह पूरा हो ही नहीं सकता है वह काम। जैसे पढ़ना का काम जो है यह बिना कर्ता के पूरा नहीं होगा। कर्ता मतलब क्या, जो काम करता है उसको। तो यदि कोई पढ़ेगा नहीं, हवा में तो कोई नहीं पढ़ पाएगा जब तक कोई पढ़ेगा नहीं। जैसे आपको हम अकर्मक क्रिया के बारे में बताएंगे तो आपको ढंग से समझ में आएगा। जैसे अकर्मक क्रिया में हमारा है कि जिसमें कर्ता हो या ना हो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। जैसे सोता, अब सोता में आपका ज़रूरी नहीं है कि कर्ता है कि नहीं। सोना, रोना, हंसना, इस सब में क्या है कि इसमें कोई विशेषता नहीं देखा जाएगा, जिसमें कर्ता पर उसका कोई फल नहीं पड़ता है उसको हम लोग कहेंगे अकर्मक, और जिसमें फल पड़े उसको हम लोग कहेंगे सकर्मक। और इसके अलावा भी कुछ क्रियाएं हम लोग को पढ़ना रहता है, जैसे सहायक क्रिया। सहायक क्रिया में कौन कौन से आते हैं, जो अर्थ स्पष्ट करने के लिए काम आते हैं। जैसे हम लोग नॉर्मली आपको याद रखिए, है, था, रहे हो, ये सब जो शब्द हैं जो लास्ट में लगे रहते हैं ये सब हमारे होते हैं सहायक क्रिया के अंतर्गत, इसको हम लोग कहते हैं। इसके अलावा हमको और पढ़ना किसके बारे में है, तो और हम लोग को पढ़ना है प्रेरणार्थ क्रिया के बारे में। प्रेरणार्थ क्रिया के बारे में, प्रेरणार्थ क्रिया का मतलब कि वैसा क्रिया जो वैसा काम जो किसी के द्वारा करवाया जा रहा है। जैसे पढ़वाना, तो
पढ़वाना, यानी पढ़वाना शब्द से क्या पता चल रहा है कि कोई किसी के द्वारा पढ़वाया जा रहा है। लिखवाना यानी किसी के द्वारा लिखवाया जा रहा है। उठवाना यानी किसी के द्वारा उठवाया जा रहा है। मतलब कि वैसा शब्द जिसे पता चले कि किसी और व्यक्ति द्वारा करवाया जा रहा है। जैसे इसका परिभाषा पढ़ेंगे, जिन क्रिया से इस बात का बोध हो कि कर्ता स्वयं कार्य न कर करके किसी दूसरे से करवाता है, उसको हम लोग कहते हैं प्रेरणार्थ क्रिया। यानी पढ़वाना ये खुद से तो नहीं कर रहा है, किसी और से करवाया जा रहा है। लिखवाना भी खुद से नहीं कर रहा है, दूसरे से लिखवाया जा रहा है। उठवाना भी खुद से नहीं कर रहा है, दूसरे से उठवाना पड़ रहा है। तो जहाँ पे मेनली वाना लगा रहे उसको हम लोग कहेंगे प्रेरणार्थ क्रिया। और अंतिम हमारा है पूर्वकालिक क्रिया। जो पूर्वकालिक क्रिया देखिए समझिए, वह खा कर सो गया। तो इसमें क्या है कि इसमें क्रिया क्या है, क्रिया है सो गया, लेकिन सोने से पहले भी वह कुछ काम किया है। क्या काम किया है, तो खा कर यानी खाना खाया है। वह दौड़ कर बैठ गया, तो वह बैठने से पहले क्या किया है, दौड़ा है। तो इसको हम लोग कहेंगे पूर्वकालिक क्रिया। मतलब जहाँ पे कोई क्रिया से पहले भी कोई काम किया गया हो उसको हम लोग कहेंगे क्रिया। जैसे कि वह पढ़कर सो गया, क्या होगा हमारा, हो जाएगा वह पढ़कर सो गया। तो इसमें देखिए अभी मेन क्रिया क्या है, सो गया, लेकिन उससे भी पहले वह कुछ काम किया है। क्या किया है, पढ़ने का काम किया है। तो यह हमारा हो जाएगा पूर्वकालिक क्रिया, यानी मूल क्रिया से पहले कुछ और क्रिया किया गया हो तो उसको हम लोग कहेंगे पूर्वकालिक क्रिया। तो अब यहाँ हमारा पूरा का पूरा क्रिया भी कंप्लीट हो गया। अब काल को हम लोग कर रहने देते हैं, क्योंकि देखिए वीडियो भी काफ़ी बड़ा हो गया है और जितना हम टॉपिक लिए थे उतना टॉपिक तो हम लोग कर लिए। भाषा भी कर लिए, लिपि भी कर लिए, वर्ण भी कर लिए, शब्द भी कर लिए, उच्चारण कर लिए, संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया विशेषण और काल कर लिए। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक, 2 टॉपिक में हम लोग पूरा का पूरा कंप्लीट कर देंगे। आप एक बार और वीडियो देख लीजिएगा, क्योंकि देखिए 1 शॉट का मतलब ही होता है थोड़ा फास्ट करना। तो हम थोड़ा फास्ट करेंगे तो कोई ऐसे टॉपिक होंगे जो आपको नहीं समझ में आए होंगे। तो कृपया आप वीडियो दोबारा चला करके देख लीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। बाकी नहीं समझ फिर भी नहीं आता है तो आप कमेंट करके बताइएगा, हम इसके नेक्स्ट पार्ट में उस टॉपिक को फिर से आपको पढ़ा देंगे, जिससे आपको और क्लैरिटी आ जाएगा। बाकी आशा करते हैं कि आपका आज का ये 1 शॉट वीडियो अच्छा लगा होगा, और अच्छा लगा है तो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए। और अपने दोस्तों पास इस वीडियो को जरूर शेयर करिएगा। हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।